मेरे भारत के सम्मानित नागरिकों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं फिर आपके सामने पेश हूँ और लगातार हमारे दिनों में कमी होते हुए 21 दिन से आज और एक दिन कम हुआ। आज मैं गंभीर मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों कल रात में एक जी न्यूज़ के ऊपर देख रहा था कि लोग बाग अपने घरों को छोड़कर, अपने निवास स्थानों को छोड़कर, अपने कार्यस्थलों को छोड़कर लगातार भागे जा रहे हैं अपने गांवों की तरफ, अपने पैतृक निवासों की तरफ। आखिर क्यों? इसके पीछे आप लोगों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है और आपको भी अगर समझ में आता है कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न है तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। मुझे जो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है उसको मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। और वो कारण मुझे जो लगता है वो है कि जहाँ पर ये मज़दूर कार्य करते थे, उन मालिकों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि इन सभी मज़दूरों को संभाल के अपने पास संजो कर रखें, क्योंकि इन्हीं की बदौलत उनका पूरा व्यापार, उनका पूरा कार्य सब चलता है। तो उन सभी की ड्यूटी बनती थी कि वो इन लोगों का विशेष ध्यान रखें और इन्हें भयभीत ना होने दें, क्योंकि सरकार ने तो इनकी व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। सरकार ने इनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था करी, परंतु उन लोगों ने इनके मन में इस प्रकार का डर और भय डाल दिया कि जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा हो सकता है कि आपको यहाँ पर रहने में मुश्किल हो जाए, खाना ना मिले और ये पता नहीं कितनी लंबी बीमारी हो सकती है, कितना समय बढ़ सकता है। अरे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी मजबूती के साथ में हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें डरने और घबराने की क्या आवश्यकता है। पर गरीबी, बेरोजगारी ये बहुत बड़े भय के कारण है और शायद इसी वजह से वो सब लोग डरे और अपना अपना स्थान छोड़कर वो डर की वजह से तेज़ी से भागना शुरू किया। और इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी मुझे हाथ नज़र आता है कि उन्होंने भी लोगों के अंदर में भय डालने का कार्य किया कि जिसके पास में भी मोबाइल थे, सब ने एक दूसरे ने शेयर किया कि भाई किसी तरीके से ये लोग कैसे पहुंचेंगे और क्या होगा। अरे, जब सरकार पूर्ण रूप से इनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे हुए है तो फिर क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत थी। अब स्थिति बदली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने बहुत तेज़ी से अपना निर्णय बदलते हुए इनके लिए बसेस की व्यवस्था कर दी है और उसी प्रकार से बिहार सरकार भी बहुत तेज़ी से इन लोगों के लिए काम कर रही है ताकि ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। पर जिन लोगों के लिए ये काम करते थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी इनके प्रति क्या? उन लोगों को इन लोगों के लिए बिल्कुल हृदय से कार्य नहीं करना चाहिए था। जब ऐसी स्थिति आ चुकी है, जब हम लोग पूर्ण रूप से इन लोगों के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहते हैं, जब देश की सरकार इनके लिए कार्य कर रही है, तो क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए था? आप इस बारे में अपने विचार अगर लगातार देंगे तो शायद हम डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकेंगे। जब हमें अपने व्यापार को चलाने के लिए इन लोगों की आवश्यकता थी, तब तो हमने इन लोगों को अपने पास, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने स्थानों पर इन्हें बसाने की कोशिश करी। पर जब हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमने इन्हें भय दिखाकर या किसी और भी कारण से इन सबको यहाँ से रवानगी करने के लिए प्रेरित किया। क्या अब हमें इनकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या अब हमें दोबारा से अपने व्यापार को चलाने में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? निश्चित तौर पे पड़ेगी। पर क्या कहा जा सकता है, हर एक इंसान के अंदर एक दिल होता है और उस दिल को किस प्रकार से उसकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, ये तो हमें सबको देखना पड़ता है, देखना भी चाहिए। और ऐसे बुरे वक्त में हम लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारा भी साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
चलिए, मुद्दा नंबर 1 आज का ये था। इस पे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कि भाई किस प्रकार से इस पलायन को रोका जा सकता था और इसमें किसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो अपना काम कर रही है, परंतु जिनके यहाँ पर ये लोग काम करते थे या जो कारीगर जहाँ पर भी जिस भी फैक्ट्री में या किसी भी व्यापारिक स्थान पर काम करते थे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी वर्क फोर्स को बहुत संभाल के रख रखा है। और चूँकि मैं मेरठ से संबंधित हूं और मेरठ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत विश्व में नंबर 1 पर है। और वहां पर ज़्यादातर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने अपने सभी जो इस तरह की वर्क फोर्स थी उसके लिए पूरे तन मन धन से कार्य कर रखा है और उनके लिए बहुत अच्छे उन्होंने कार्यक्रम भी चला रखे हैं। परंतु जो दिल्ली जैसे महानगर में, दिल्ली तो दिल वालों की है, परंतु इन लोगों का दिल पता नहीं कहाँ चला गया। इन लोगों को समझने की आवश्यकता थी कि ये इनकी वजह से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं और अगर यही नहीं होंगे तो कल को काम करने के लिए कहाँ से लोग आएंगे। दूसरा मुख्य मुद्दा आज का था चाइना, हमारा पड़ोसी देश चाइना। हमारे पड़ोसी देश चाइना ने जिस तरीके से आर्थिक विश्व युद्ध की शुरुआत करी है उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं और आज सुपर पावर बनने के लिए वो तैयार है, पहले नंबर पर पहुंचने की तैयारी। क्योंकि अमेरिका को, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को उसने बिल्कुल नीचा कर दिया है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ी बात बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला देश, जिसमें बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, वो वाला देश ने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उसके कारण आज सारी दुनिया तहस नहस हो गई है। क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा यही थी? बौद्ध धर्म का जन्म स्थान तो भारत रहा है और भारत में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ वो भी आप सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अशोक ने इस धर्म की शुरुआत करी और इसको चारों तरफ फैलाया। तो आज 5000 साल पुरानी इतिहास के देश चीन ने जिस प्रकार की ये ओछी हरकत करी है और पूरे विश्व को एक खतरे में डाल दिया है सिर्फ अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो मेरे को लगता है कि हम सबको इस मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से हम लोग ये तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में हम चाइना के प्रति अपने क्या विचार रखेंगे, क्या उदारीकरण रखेंगे, क्या देश और हमारी निजी व्यक्तिगत राय होगी, इसके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जिसकी वजह से आज हमारे 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी जान को जोखिम में डालकर जी रहे हैं और जो सबसे बड़ी समस्या जो गरीब आदमी है उसके लिए आज रोजी रोटी का संकट इकट्ठा हो गया है। पता नहीं वो कैसे करेंगे, कैसे जीवन व्यतीत होगा। अभी तो 21 दिन की मजबूरी है, आने वाले अगर ये दिन बढ़ गए 121 दिन हो गए तब क्या करेंगे? तब हम लोग कैसे जिएंगे और कैसे जीने की स्थिति होगी हमारी। सरकार हमारे साथ है, पूर्ण रूप से हमारा सहयोग दे रही है। हमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना है। सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपने व्यूज़ ज़रूर दें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए तैयार हूं और हम सब मिलके इस समस्या से कैसे समाधान पा पाएंगे, कैसे हम इन लोगों के लिए काम कर पाएंगे, इसके लिए मैं प्रतीक्षारत हूं कि आपके कमेंट्स आएँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, बाय।